Okay, students, good morning, all of you. Now I'm going to continue the last the last topic which we had studied in the previous video, the rise of nationalism in Europe. In the last video, we had discussed about the French Revolution. What was the things, what was the changes during the French Revolution was had, and then Napoleon, when the France uh, people enjoying the democracy. After 10 years, then Napoleon Bonaparte seized the political power of France, and he introduced the Civil Code 1804, and there were some good things which was also known as the Napoleonic Code. Okay, there were some good things in the 1804 Civil Code, some bad things. After this, in 1815, Napoleon Bonaparte defeated in the Battle of Waterloo. He fought with Russia, Prussia, and Austria, Britain. Okay, and then these powers, through Treaty of Vienna, restored the Bourbon dynasty there. Okay, now we had to study about uh, the whole Europe, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में किस तरह से स्टार्ट हुआ. सो इसमें हम कंप्लीट यूरोप, पहले इसके लिए हम देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ के जो लोग थे, किस तरह से वो वहाँ पर जो डाइवर्सिटी थी वो किस तरह की थी. तो यहाँ पर देखते हैं टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट्स. 18th सेंचुरी के मिड तक कोई नेशन स्टेट टाइप का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था. सारे अलग अलग एम्पायर्स टाइप के थे. कोई नेशन की फीलिंग्स जैसे कि हमारा ये नेशन है, इस तरह का कुछ नहीं था. तो हम देखते हैं पहले स्ट्रक्चर. तो मेनली जो पूरा यूरोप, होल यूरोप, नॉट ओनली फ्रांस, ओके, पूरा यूरोप जो था वो टू क्लासेस में यहाँ पर डिवाइड था. द फर्स्ट वन इज एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री. एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे. ये लेस पॉपुलेशन थी, डोमिनेटिंग थे, एंड ऑल राइट्स इनके पास थे, यानी कि हाई क्लास थे. और लेस पॉपुलेशन मीन्स, अब आप लगा सकते हैं पॉपुलेशन वाइज 20 यहाँ, 10% इधर, 90% इधर. लेकिन वेल्थ, पैसे के अगर हम बात करें, लैंड प्रॉपर्टी वाइज, तो वो 90 इधर, 10 इधर. ओके, सो इस तरह से डोमिनेटिंग थे, क्योंकि वेल्थी थे तो डोमिनेटिंग था, यानी कि इनका डोमिनेशन था हर जगह, सारे राइट्स इनके पास थे. ये लो क्लास पीपल थे. ह्यूज पॉपुलेशन थी और कोई राइट इनके पास नहीं था. बट यहाँ से क्या होता है, 18th सेंचुरी आप याद रखना, मिड 18th सेंचुरी, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हुई, डेवलप होने स्टार्ट हुई. लोग कंट्री साइड विलेजेस से मूव करने लगे सिटीज़ की तरफ को. और एक हद तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मशीन्स जो आई, उसने अनएम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दिया. पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा होने लगा. और इसी तरह से यहाँ पर ये तो माइनस पॉइंट्स थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ ही रही थी, फूड शॉर्टेज हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई थी. लेकिन फिर यहाँ पर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नए क्लास को जन्म दिया. यहाँ पर आता है द न्यू मिडिल क्लास. ये कैसे हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों ने अब धीरे धीरे, एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने थोड़ा सा अपने जो अपने जो सन डॉटर्स, उनको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया. तो ये लोग, ये पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग होना आना स्टार्ट हुआ. ये लोग तो क्या थे, इनको तो आदत थी स्लेवरी की, बट इन्होंने ना आवाज़ उठाई ना कुछ किया. लेकिन क्योंकि लो क्लास थे और ये थे हाई क्लास, ये बने हुए थे. अब न्यू मिडिल क्लास यहाँ पर आता है. ये कौन थे? एजुकेटेड पीपल थे. ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं. एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ये थे. इसमें और कौन लोग थे? डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, ऐसे लॉयर्स थे. ये सारे मिडिल क्लास यहाँ पर आ जाता है. अब थ्री क्लास में डिवाइड, जैसे आज भी आप देखते हैं उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, है ना, कार्ड्स बने होते हैं, बीपीएल, एपीएल, इस तरह से. तो ये आए, तो ये रिस्पॉन्सिबल थे नेशनलिज्म के लिए, क्योंकि ये एजुकेटेड थे. इनके साथ ये कुछ फिलोसफर्स जो थे, उनकी बातों को भी सुनते पढ़ते, इनको काफ़ी नॉलेज था. इन लोगों ने मेन डिमांड की, ये रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये मिडिल क्लास जो है, यही लोगों ने नेशनलिज्म को पूरे यूरोप में फैलाया, और यही रिस्पॉन्सिबल थे आगे की सारी रेवोल्यूशंस के लिए. ये कैसे थे? लिबरल, यानी कि चेंज चाहते थे, नेशनलिज्म ये चाहते थे. इनकी क्या डिमांड थी?
इंडिविजुअल फ्रीडम, ये हर एक व्यक्ति, ये कहते हैं कि पढ़े लिखे थे तो ये कहते हैं कि हर कोई फ्रीडम है, हर किसी को फ्रीडम चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये मोनार्की नहीं चाहते थे, डिक्टेटरशिप नहीं चाहते थे, ये चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि हमारी अपनी गवर्नमेंट हम चूज करें, लाइक वोटिंग करके, और हमारी गवर्नमेंट हो। तो जब इनकी डिमांड ये अच्छी थी तो ये इन लोगों को भी पसंद आई और ये लोग भी इनके साथ सपोर्ट में आ गए। तो अब ये नेशनलिज्म यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ये दोनों, ये लोग इनके सपोर्ट में, क्योंकि इनकी भी डिमांडें ये थी, लेकिन ये कभी बोल नहीं पाए, आवाज़ नहीं उठा पाए। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। यहाँ से यही लोग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ज़ोल्वरेन, व्हाट इज ज़ोल्वरेन, ठीक है ना। तो ज़ोल्वरेन क्या था, ज़ोल्वरेन जो फॉर्म किया गया था ये था कस्टम यूनियन 1834 में। इसने क्या किया, एबॉलिस्ट टैरिफ बैरियर्स, जो ट्रेड के जो बैरियर्स थे उनको एबॉलिश कर दिया था। एंड एबॉलिस्ट उस समय पूरे यूरोप, अगर पूरे हम रीजन में देखें तो 30 करेंसीज थी, जो बहुत गलत था, हर जगह अलग अलग करेंसी थी। इन्होंने क्या किया, 30 करेंसीज में से 28 को ख़त्म करके ज़ोल्वरिन ने, और अब केवल 2 करेंसीज बच गई थी। यहाँ पर मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग था। एक जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल ए, मेजरमेंट यूनिट ऑफ क्लोथ्स का ये मेजरमेंट यूनिट थी, जैसे आज मीटर है ना। तो अब वहाँ पर मेजरमेंट भी अलग अलग था कि 1 किलो का जो यूनिट है, 1 किलो इस एरिया में कुछ है तो 1 किलो दूसरे एरिया में कुछ और है। 1 मीटर अगर हम क्लोथ की बात करें, उसकी लेंथ एक एरिया में कुछ है तो दूसरी जगह हो सकता है वो थोड़ा कम है, तीसरी जगह वो कुछ और है, इस तरह का सिस्टम था। और जो कंजर्वेटिज्म थे, है ना, लिबरल तो चाहते थे चेंजेस, ये लिबरल कौन थे, न्यू मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल, ये लिबरल थे, ये चाहते थे गवर्नमेंट इस तरह के सिस्टम। कंजर्वेटिज्म कौन है, यही होंगे बिल्कुल एरिस्टोक्रेट, क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं चाहते, ये मोनार्की चाहते थे, ये जैसा है वैसा चलने देना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना के थ्रू क्या था, वहाँ पर बॉर्बन डायनेस्टी को क्या कर दिया था, दोबारा से रिस्टोर कर दिया था। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।